उस नोएडा में बड़े बड़े ऑफिसा में दिल्ली में बैठी हुई मीडिया के पास इतना समय नहीं है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस जमींदार के ऊपर भी दिखा दे। आप नौजवानों की बात करो, आपने यह बात कही थी अगर भाई मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा नौजवानों को हर साल। प्रकृति की कहर कहें या प्रकृति की मेहर कहें, ये देख सकते हैं आप, ये जो सामने आप पानी का देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, ये यमुना है और पूरे खेतों को तबाह कर चुकी है। ऊपर बादल फट गए तो इसकी वजह से पानी का जो आवागमन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। दूर दूर तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है और मेरी नज़र जा रही है, जहाँ तक कैमरा देख पा रहा है, वहाँ तक पानी ही पानी है। अभी हमारे साथ में किसान है और किसानों के एक ऐसे नेता जिनको आपने टीवी डिबेट में जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनको पेलते हुए देखा होगा, अभिमन्यु कुहाड़ जी हैं। और ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है, किसानों को क्या समस्याएं हो रही हैं, कई गांव में जा चुके हैं और किसानों से बातचीत कर चुके हैं। अब अभिमन्यु भाई से और जो किसान हैं यहाँ पे उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो ये पानी से नुकसान हुआ है किसानों को, क्या सरकार उसका मुआवजा देगी, अगर मुआवजा नहीं देती है तो किसानों को जो समस्या है वो कैसे दूर होगी। नमस्कार जी। आपने भी है और आपके सभी दर्शकों का जोड़कर नमस्कार है। अभिमन्यु भाई, पहला मेरा सवाल ये है, जो ये तो प्रकृति है, खैर कुछ भी नुकसान हो सकता है, क्या जो प्रकृति ने जो नुकसान किया है, क्या सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश का तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन क्या हरियाणा सरकार उस मुआवजे को दे पाएगी जो किसानों को नुकसान हुआ है? देखो, देना चाहिए, अब देगी या नहीं देगी वो तो समय बताओगा, और अगर नहीं देगी तो आंदोलन होगा। और हम अभी आज यहाँ पर पानीपत के जो ज़्यादातर गांव हैं जो संभालखा विधानसभा में लगते हैं, उन गांवों में, धनसोली में, उससे पहले नंगड़ा में और बबैल से ही आप शुरू हो जाओगे तो वहीं के समाने में, वहीं के रकबे में वहाँ पे पानी पहुँच रहा है। और जमुना तो लगभग थोड़ी सी आगे है, ये मान लो आप 100 मीटर आगे है। ये जो है सारी चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे जमींदार आगे, किसान आगे, खेत हैं ये। और देखो इसमें कई तरह का नुकसान होया अनिरुद्ध भाई। एक तो भाई फसल थी, जो फसल तो ख़राब हो ही गई। ये लगभग ये मान लो खरीफ के सीज़न में भी लोगों ने धान लगाए थे, तो जस्ट अभी जीरी लगाई थी, वह सारी ख़त्म होगी उनकी। दूसरा एक और, इस एरिया में जो जमुना के आसपास का एरिया है, यहाँ पे जो खान है रेत निकालने की, तो वो लगभग 70 फुट गहरी खाने, आप हरियाणा में इस तरफ आके चले जाओगे जमुना बेल्ट में पूरे पे, वहाँ से रेता निकाल रखा है रेत माफियाओं ने। भाई सबसे पहली बात तो ये, गाँव के नज़दीक 70 फुट गहरी खान खोदने की अनुमति किस सरकार ने, किस प्रशासन ने दे दी? पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब उन खानों के आसपास के जो खेत थे, अभी जैसे हम नवादा में देख कर आए, कुराड़ के पास, नवादा के पास, तो उन खाना के आसपास के जो 30-40 एकड़ जो ज़मीन थी, उसकी जो सारी मिट्टी है वह सारी बैक है। उनके जो ट्रांसफार्मर थे, उनके ट्यूबवेल थे और जो उनके कोठड़े थे, वे सारे के सारे बैक उन खाना में जाके पड़ गए। तो उस जमींदार का तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। आप ये देखो, जिसकी 20-20 फुट मिट्टी थी, जिसके खेत में दबेगी, 2.5-3 लाख रुपया फुट मिट्टी है आज। तो आप हिसाब लगाओ कितना ज़्यादा नुकसान हो गया उसने। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात तो ये है, जो उपजाऊ मिट्टी थी वो तो सारी बहगी, वो तो खान में चली गई। अब वो खेत एक समान करना, सारी चीज़ें करनी, उसमें अब कितना संसाधन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि देखो, जब जमींदार के पराली जलाने की बात आती है तो सरकार सैटेलाइट से देख लेती है किस किसान ने, चाहे वो यूपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, किस किसान ने खेत में पराली जलाई है। तो ईब वे सरकार के सैटेलाइट कड़े चले गए। ईब सरकार उन सैटेलाइटा क्यों ना देखती है कि वो पानी कड़े तक पहुंच लिया। अब 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में वो मान लो पानी उतर जाएगा, फिर सरकार ने कह देगी बोला जी कोई नुकसान ही नहीं है। अरे नुकसान कितना है वो ईब देखो ना। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ऊपर हेलीकॉप्टर का दौरा करके, उप मुख्यमंत्री ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ट्रैक्टर घुमा दिया एक एरिया में, उस तक काम थोड़ी चल लगा। एक जमींदार ने पूछी उन तक, बोला जी के मैं सहयोग कुछ करोगे, कुछ मुआवजा दोगे? बोले भाई हम कोशिश करेंगे। अरे आप तो आज सरकार के मुखिया हो, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपने क्या कोशिश करनी है? लोगों के बीच में आओ, और लोगों के बीच में आने से पहले तो आप ये घोषणा करके आओ भाई हम न्यूनतम कम से कम 25,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा देंगे किसान को। आप सैटेलाइट से चेक कर लो, या फिर अपने ये गिरदावरी करवाने के लिए अपने पटवारियों को और अन्य अधिकारियों को भेजो। आप यहाँ पर मौके पे, यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, गामा में पानी घुस रहा है, लोगों की फसल पूरे तरीके से खराब होगी, कोई उसकी जांच नहीं। और आप यहाँ से आप लगभग 13-14 किलोमीटर आगे चले जाओ, आप हम जमुना के नज़दीक खड़े हैं, 13-14 किलोमीटर आप आगे चले जाओ, 13-14 किलोमीटर तक पानी है खेता में के, और कुछ भी नहीं है। तो हमारा तो ये निवेदन है कि सरकार को गंभीरतापूर्वक इन चीज़ों को लेते हुए, क्योंकि जमींदार का तो एक वो है
खेती के अलावा उसका और कोई व्यवसाय नहीं। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा जो हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया है, जो नोएडा के बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आज दिल्ली के कुछ गांवों में पानी घुस गया तो आप 24 घंटे लाइव चला रहे हो, ब्रेकिंग न्यूज़ करके चला रहे हो कि पानी का स्तर इतना बढ़ गया, इतना घट गया, इतना बढ़ गया, इतना घट गया, इतने गाँवों में पानी घुस गया, इतनी झुग्गी झोपड़ी वहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। चलो अच्छी बात है, उस मुद्दे ने आप दिखाओ। ये जमींदारा के खेत ये समुद्र बन गए। जमींदारा के कम से कम मैं आपको अंदाजा बताऊं 1.5 से 2 लाख एकड़ फसल कम से कम बता रहा हूं ये हरियाणा में खराब होगी। हरियाणा में, यूपी का तो अलग है। तो 1.5 से 2 लाख एकड़ फसल खराब होगी। उस नोएडा में बड़े बड़े ऑफिसा में, दिल्ली में बैठी हुई मीडिया के पास इतना समय नहीं है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस जमींदार के ऊपर भी दिखा दे। जो जमींदार दिन रात मेहनत करके जो पूरे देश का पेट भरा है, उस जमींदार को दिखाने के लिए आज किसी मीडिया के पास समय नहीं है, किसी सरकार के पास समय नहीं है, किसी और प्रशासन के अधिकारी के पास समय नहीं है। वो तो ऑफिस में बैठ के नहीं कहते हैं बोला स्थिति काबू में है। अरे क्या ही काबू में है स्थिति भाई? 20,000 रुपये जिन्हें ला के धान लाए थे, प्योद तैयार करी, फिर धान लाई, सब कुछ का तबाह हो गया, सबके में बह गया, मिट्टी कट गई, तो स्थिति काबू में खड़े है। आज प्रशासन को उतर के, सरकार को उतर के घोषणा करनी चाहिए भाई इन जमींदारों के साथ हम इतना इतना मुआवजा देंगे, लेकिन सरकार की तो है नहीं। तो आज हम लगभग कई गाँवों में गए हैं, हमारे साथ सारे साथी हैं, और हम आगे अब एक समय निश्चित करके, क्योंकि सिर्फ इधर नहीं, यहाँ पे तो जमुना टूटी है, आप वहाँ जाओगे अपने जींद वाली साइड, टोहाने वाली साइड जाओगे तो वहाँ पे घग्गर नदी है, घग्गर नदी टूट गई तो वहाँ भी बहुत घने गाँव में पानी चला गया, बहुत घनी फसल खराब होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अभी कुछ ज्ञापन दे होंगे और जो भी धरना लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो भी कराएंगे। जी जी। ये जो आप पानी देख रहे हैं, आप चारों तरफ पानी पानी जो है, ये जानबूझ के छोड़ा नहीं गया है, प्रकृति की वजह से सब हुआ है। और प्रकृति ने, पानी ने तो बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर बिखेर दिया है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उन किसानों को जिनकी फसल इसमें डूब चुकी है उसको मुआवजा देकर उनको बचा सकती है, पैसे देकर उसके परिवार को बचा सकती है। खैर अभी कुछ और सवाल हमारे हैं, उन पे भी बातचीत कर लेते हैं। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, किसान क्या निर्णय लेने वाले हैं उस पर भी बात करते हैं। तो अभिमन्यु भाई, मेरा सवाल एक ये भी है आपसे कि 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं और कह रहे हैं कि अब की बार भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। सड़कें अच्छी अच्छी बना दी हैं और भी बहुत सारे चीज़ कार्य किए हैं, लेकिन लगता है किसानों के लिए कोई कार्य नहीं हो पाया। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखो, किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बना, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो वो दो मुद्दे हैं जिनका वादा प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले कराया था। 2012 में जब वो कंज्यूमर अफेयर एक कमेटी थी, तो उस कमेटी के जब वो चेयरमैन थे 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने यह बात कही थी कि खाली एमएसपी घोषित करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एमएसपी का फ़ायदा तब है जब एमएसपी पर सामान खरीदा जावे। इसी तरीके से उन्होंने जब 2014 के चुनाव से पहले हजारीबाग में, झारखंड में, बिहार में कई जगह जब उनकी सभा हुई तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+ 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी किसानों को दूंगा। लेकिन वो दोनों मांगे तो अधूरी हैं, और एक बार नहीं 2 बार उनकी सरकार आ चुकी है। और जहाँ तक बात रही रोड बनाने की, भाई आप रोड बनाओ हो तो आप टोल भी वसूल लो हो। भाई तो ऐसा तो है नहीं कि आपने रोड बना के छोड़ दिया, जनता फ्री में चल रही है, आप टोल भी तो वसूलते हो ना। तो ये रोड तो जनता के पैसे तो बने रहे हैं, अच्छी बात है आपने बना दिया, उसमें आपका कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं। आप नौजवानों की बात करो, आपने यह बात कही थी अगर भाई मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा नौजवानों को, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी। तो भाई कहाँ नौकरी मिली 2 करोड़? आज के दिन हरियाणा, पंजाब में तो रिकॉर्ड लेवल पे बच्चे डोंकी के माध्यम से विदेश जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सवाल ये है कि काम होना चाहिए ग्राउंड पे काम नहीं हुआ कुल मिलाकर। देखो, किसानों के, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए तो हमने ऐसा कोई काम दिखा नहीं। हाँ, कॉर्पोरेट का विकास बहुत होया है, ये बात माननी पड़ेगी, उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए कि कॉर्पोरेट घरानों का जितना विकास इस सरकार के 10 साल में हुआ है उतना और किसी सरकार के समय में कॉर्पोरेट का इतना विकास नहीं होया। तो क्या लगता है आपको अब की बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए जिससे किसानों की जो समस्या आप बता रहे हैं एमएसपी से लेकर और स्वामीनाथन रिपोर्ट से लेकर जितने भी कानून हैं वो लागू हो जाएं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके? देखो, किसानों का भला तब होगा जब किसान जागरूक हो जाएगा पूरे तरीके से।
मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि जब लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, तो पूरे देश में होंगे लोकसभा इलेक्शन। किसी भी प्रदेश में, किसी भी गांव में जब राजनेता किसी भी पार्टी का वोट मांगने आए, तब किसानों को ये सवाल करना चाहिए कि भाई आप हमारे लिए क्या करोगे, हमारे एमएसपी के मुद्दे पे क्या करोगे, हमारी फसल मुआवजे के मुद्दे पे आप क्या करोगे, आप हमारे जो जमुना में इतने ये खेत फसल तबाह होगी इस मामले पर आप क्या करोगे। जब हर किसान, हर गांव का किसान जागरूक होकर जब सवाल पूछना शुरू कर देगा, तब सारे राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी किसानों की बातों को सुनना। और अभी हम हरियाणा में तो लगभग 20 जुलाई से यहीं पानीपत से यात्रा शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में हमारी 4 यात्राएं होंगी और 4 बड़ी महारैलियां होंगी, 4 हज़ारों की संख्या में, जहाँ पर किसान होंगे 25-25, 30-30 हज़ार। और जैसे अब तक तो क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती थी और चुनाव में जीतने के बाद मैनिफेस्टो को भूल जाती थी, लेकिन अब की बार हम किसानों का डिमांड चार्टर जारी करेंगे। तो भाई ये किसानों की मांग है। विपक्ष की भी जो पार्टियां हैं जो आज किसान हितैषी बन के किसानों की वोट लेने का दावा करती हैं, वोट लेने की बात कहती हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में अपना स्टैंड क्लियर करो। किसानों की इन मांगों पर आपका क्या स्टैंड है, और यदि आप सरकार में आए तो आप इन मांगों के ऊपर क्या करोगे, ये सवाल हम उनसे पूछेंगे। बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी, लगभग हरियाणा के लगभग 1.5 से 2 हज़ार गाँवों में अगले 8 महीने का जाने का प्रोग्राम है। और सारे साथी होंगे, सब टीम के साथी होंगे, जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, और उस सभाओं के माध्यम से सरकार के सामने प्रश्न खड़े